ये है BCBR का टॉपिक 1, जिसमें इंट्रोडक्शन टू हेल्थ रिसर्च, जिसमें अपन ये कुछ टॉपिक्स इस टॉपिक के अंदर ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि डायमेंशन है, प्रिंसिपल है, प्रोसेस है, हेल्थ रिसर्च वेरिएबल्स हो गए, ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइन, टाइप, रिसर्च प्लानिंग, एरर, कंफर्म, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें आगे भी टॉपिक्स हैं उनमें डिटेल में आएंगी, लेकिन इसमें एक बेसिक जानकारी के लिए इनको इसमें पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ रिसर्च BCBR का पहला टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ रिसर्च। डायमेंशन में थियोरेटिकल हेल्थ रिसर्च और अप्लाई हेल्थ रिसर्च। Health research is conducted for the theoretical purpose, and when we have some good evidence created out of that we go for apply research। देखो सीधी सी बात यह है कि थियोरेटिकल है जब अपन किसी रिसर्च को थियोरेटिकल पर्पज से करते हैं और उसके बाद कुछ गुड एविडेंस आते हैं, फिर उसको अपन अप्लाई करते हैं। जैसे किसी डिसीज का कॉज समझ में आया, फिर उसके बाद उसमें अपन इलाज करेंगे तो उसके लिए दवाइयाँ अप्लाई में यूज हो जाएंगी, दवाइयाँ बनाई जाएंगी। तो पहले थियोरेटिकल जो चीज़ें अपन ने रिसर्च की और उसके बाद उसको नॉलेज को अप्लाई किया। प्रिवेंटिव होता है डिसीज होने से पहले, थेरेप्यूटिकल हो गया जब डिसीज हो गई तो उसके बाद। तो जो प्रिवेंटिव में क्या करते हैं अपन, जैसे वैक्सीन बनाते हैं बीमारी होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए जो रिसर्च है। थेरेप्यूटिकल रिसर्च है जब बीमारी हो ही गई है तो जो आगे होता है जैसे ट्रीटमेंट होगा, तो वो थेरेप्यूटिकल रिसर्च में आ गया, ठीक है। प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजी दे हैव इमर्ज, दे हैव टू टेस्ट आउट research method as well as the theoretical research option are available, they need to test out for the research method, ठीक है। बेंच बेस्ड रिसर्च एनिमल पर होती है, वेट साइड रिसर्च ह्यूमन पर होती है। तो ये आपसे BCBR में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ बेंच बेस्ड रिसर्च कौन सी है, किस पर होती है, तो ये एनिमल पर होगी। और ह्यूमन पर कौन सी होती है, तो बेड साइड रिसर्च होती है। तो ये जो एनिमल पे होती है वो लेबोरेटरी हो गई, और जो ह्यूमन पे हो गई क्लिनिकल, जो हॉस्पिटल और लेबोरेटरी में आगे जो होती है। तो तो स्टडी डन लेबोरेटरी सेटिंग जो कि एनिमल पे हो गई, जो बेंच बेस्ड है, और जो वेट साइड रिसर्च है जो हॉस्पिटल्स क्लिनिक सेटिंग्स में होती है वो ह्यूमंस पे हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और कन्फर्मेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी में यह है कि आप नई नई चीज़ें जैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब किसी चीज़ के बारे में आपको मालूम नहीं है लेकिन आगे अपन उस चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है। अभी अपन को उस बारे में नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं पता, लेकिन अपन देख रहे हैं, अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं जिससे कुछ रिजल्ट निकल के आए। जब अपन एक्सप्लोर करते हैं फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया है कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है, उसके बाद उसको कंफर्म करते हैं तो वो कंफर्मेटरी रिसर्च है। पहले एक्सप्लोर करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और फिर उसको कंफर्म करते हैं तो कंफर्मेटरी रिसर्च। इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च क्या होती है और ट्रांसलेशनल रिसर्च क्या होती है। इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च है जो साइंटिफिक इंक्वायरी, अब जैसे सीधी सीधी लाइन आ जाती है पेपर में कि साइंटिफिक इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन कंसर्निंग इम्प्लीमेंटेशन आर कैरिंग इनटू द अफेक्ट हेल्थ रिसर्च कैन बी पॉलिसी, प्रोग्राम और इंडिविजुअल। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है, प्रोग्राम चलते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च होगी। उसके ऊपर रिसर्च होगी कि भाई जो पॉलिसी चलाई जा रही है वो चल रही है कि नहीं चल रही, चल रही है तो क्या इशू आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कतें आ रही है उसको समझने के लिए उस पर रिसर्च हो रही है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च, ठीक है। Study method to improve the uptake, implementation, translation, research finding into the routine and common practice, ठीक है। General term for research the focus on the questions what is happening, design, implementation, administration, operations, service, outcome, ये सब चीज़ जानने के लिए अपन उसको इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च क्या है, हाउ इम्प्लीमेंटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम आर functioning and if any mid-course correction are necessary, or decide in which area we need to specific angle of program strengthens, ठीक है। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक इंक्वायरी है, उसको समझ रहे हैं कि भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एक्सेप्टेबिलिटी, फंक्शनलिटी, हेल्थ प्रोग्राम में। तो ये अपना हो गया इम्प्लीमेंटेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है,
अब ट्रांसलेशनल जो रिसर्च है इसमें ये है कि रिसर्च फाइंडिंग वी आर मूव फ्रॉम द रिसर्च, जैसे पहले किस पे होता है, एनिमल्स पे, फिर उसके बाद किस पे होता है, ह्यूमन पर, फिर उसमें कम्युनिटी में अपन वो अप्लाई होता है। जैसे कोई ट्रीटमेंट हुआ तो पहले रिसर्च हुई बेंच बेस्ड, जिसमें एनिमल पे रिसर्च होगी, फिर ह्यूमंस पे होगी, उसके बाद जब अपन को कंफर्म पता चलता है कि भाई हाँ ये इलाज सही है, तब वो कम्युनिटी में अप्लाई होता है। तो जो एक प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसनेशनल रिसर्च। ठीक है, दिस रिफर नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम बेसिक क्लिनिकल रिसर्च subsequently to practice setting community for better health outcome. Transnational research basically talk about the earlier concept bench to bed, ठीक है, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन बेनिफिट और ह्यूमन वेलफेयर, जैसे ड्रग डेवलपमेंट हो गए, वैक्सीन डेवलपमेंट हो गए, लेबोरेटरी वर्क, इट फाइनली रीच टू कम्युनिटी, कम्युनिटी तक जो अपन पहुंच जाते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट आउट। तो ऐसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इसमें उन्होंने पूछ लिया बेस्ट डिस्क्राइब स्टडी या लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में जो एनिमल पर रिसर्च होती है वो कौन सी होती है, बेंच बेस्ड। अब इसमें पूछ लेंगे ट्रांसलेशन क्या है, थियोरटिकल क्या है, प्रिवेंटिव क्या है, इसी तरीके से पूछते हैं। तो कोई सीधी लाइन पूछ लेते हैं ऐसे, साइंटिफिक इंक्वायरी दैट सीक अंडरस्टैंड एक्सेप्टेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, हेल्थ फोरम, तो ये किस में होता है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में तो अपन चेक करते हैं कि भाई ये प्रोग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है। कंट्रीब्यूशन हेल्थ रिसर्च, बायोमेडिकल, बायोस्टैटिक, सोशल, सभी है। अब इसमें जैसे प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो प्रिंसिपल में क्या होता है, ये प्लानिंग स्टेज इज क्रिटिकल, स्पेंड इनफ टाइम इन्वॉल्विंग राइट पीपल। देखो सीधी सी बात है, जब हेल्थ रिसर्च करते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल है कि आपको रिसर्च को जितनी टाइम की जरूरत है उतना टाइम दीजिए, जितना सही पीपल इंसानों की उस रिसर्च में जरूरत है उतने सही लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। तो इफ वी डू नॉट स्पेंड इनफ टाइम इन, नॉट इन्वॉल्व द राइट काइंड ऑफ पीपल इन प्लानिंग, ठीक है, तो वेरी लाइकली द सम इशू एंड वी कुड हैव अर्लियर प्रिवेंटेड एट मिस प्रिवेंटेड इन रियल सेंस। सीधी सी बात है, सही टाइम सही लोगों को और सही टीम के साथ देना है तो आपकी रिसर्च सही समय तक पहुंचेगी। तो सही रिजल्ट चाहिए तो सही टाइम, जितना टाइम की जरूरत है उतना टाइम दीजिए, सही लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, और जो सही लोग लिए हैं उनको सही काम देना है, यानी काम असाइन करना है। ठीक है, तो टीम वर्क इज रियली क्रिटिकल रिसर्च, वेरी रियरली सोलो रिसर्च सक्सीड, क्योंकि टीम की तो भाई जरूरत पड़ती ही है। तो असाइनिंग द रोल्स, किसको क्या करना चाहिए वो रोल्स असाइन करो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, किस मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीजें देखो। अब इसमें अपन पढ़ते हैं कुछ, जब कोई भी रिसर्च करते हैं तो उससे पहले कुछ रिव्यू होते हैं, साइंटिफिक रिव्यू, एथिक्स रिव्यू और रेगुलेटरी रिव्यू। साइंटिफिक रिव्यू में क्या होता है कि जो नोवेलिटी, रेशनलिटी, जस्टिफिकेशन, आपकी रिसर्च नई होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि भाई ये रिसर्च करनी भी है कि नहीं। तो इन चीज़ों का जो एक कमेटी होती है, साइंटिफिक कमेटी होती है, वो इसको रिव्यू करती है। हालांकि साइंटिफिक कमेटी हर जगह नहीं होती, तो एथिक्स कमेटी ही साइंटिफिक कमेटी का रोल निभा देती है। तो लेकिन एथिक कमेटी जरूर होती है, तो एथिक्स जो कमेटी रहती है वो एथिक्स रिव्यू करती है। एथिक्स वाला जो रिव्यू है वो ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब ये डायरेक्ट लाइन याद रखना है कि ये लाइन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर्स में आ जाएंगे, 3 लाइन, और चौथी लाइन कोई और दूसरी दे देंगे, उसमें से एक आंसर होगा। ठीक है, तो इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर, competence of researcher institute conducting research, care and support during and after completion of research, ये चीजें याद रखना है। ठीक है, तो एथिक्स में क्या क्या देखते हैं, वो यही देखते हैं कि आप ह्यूमंस को ले रहे हो, उसके डाटा जो ले रहे हो उसको सही तरीके से सिक्योर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या क्या क्वेश्चन ले रहे हो, क्या सेफ्टी है, ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है,
People who are the participant in the research are described as a human subject, human participant. We should do nothing that can really harm and एक मिनट हाँ long run or in short run तो ethics review ensure that does not happen. ठीक है, किसी तरह को दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एथिक्स कमेटी अप्रूव्ड एब्सोल्युटली मैटर, भाई ये जरूरी ही है. ऐसी कोई रिसर्च नहीं जिसमें एथिक्स कमेटी का अप्रूवल नहीं जरूरत होती, सभी में जरूरत है भाई. ठीक है, और ये इनिशिएटिंग स्टडी बोथ साइंटिफिक और एथिक्स रिव्यू अप्रूवल आर मैंडेटरी बिफोर स्टार्टिंग स्टडी. सम इंस्टीट्यूट नॉट हैव साइंटिफिक स्टडी, मतलब साइंटिफिक जो कमेटी रहती है वो नहीं होती, तो वो जो एथिक्स कमेटी है वो दोनों रोल्स निभाती है. ठीक है, रेगुलेटरी रिव्यू क्या होता है, जो कंट्री इन कंट्री प्रोसीजर इन कंट्री रिव्यू डीलिंग विद द, जैसे फॉरेन फंडिंग हो गई, सैम्पलिंग हो गई, और किसी तरह का रिक्वायरमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई. ये नाम, ये जो वर्ड्स बता रहे हैं ना, ये याद रखना भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. तो उसी तरीके से दीज आर ऑल्सो मिलिटरी एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट दैट रेगुलेटरी कमेटी द रिव्यू द एस्पेक्ट. सब छोड़ो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, नॉट एसेंशियल. कौन सी भाई, साइंटिफिक रिव्यू अपन ने पढ़ी है, रेगुलेटरी रिव्यू अपन ने पढ़ी है, एथिक्स रिव्यू पढ़ी, पीयर रिव्यू नहीं. इसके बारे में आगे अपन डिटेल में और पढ़ेंगे. ठीक है, assigning the role and responsibility team members is fundamental principle of research. याद है प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च, तो ये याद रखना है, ये करेक्ट है. ठीक है, बिफोर इनिशिएटिंग स्टडी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मस्ट इंश्योर द वेरियस अप्रूवल आर obtained. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूवल आर द एब्सोल्युटली मैंडेटरी. भाई देखो, वैसे तो इसमें साइंटिफिक वाली भी जरूरत है, रेगुलेटरी भी जरूरत है, एथिक्स वाली जरूरत है, लेकिन इसमें ये अपन ने नहीं पढ़ी. इसमें ये नहीं पढ़ी तो इसमें से कोई एक चुनना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये तो ऑल में नहीं आएगा, तो इसीलिए अपन एथिक्स कमेटी आंसर चुना है. ठीक है, ये जरूरी है, एब्सोल्यूट मैंडेटरी है. अगर सारे ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई एक चुनना है तो एथिक्स कमेटी आपको मैंडेटरी रख के चलनी है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ द एथिक्स रिव्यू. देखो मैंने बोला 3 लाइन याद रखना. इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट प्रोसीजर क्या है तुम्हारा, है ना. कंपेटेंस रिसर्च, इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग रिसर्च, केयर एंड सपोर्ट ड्यूरिंग और आफ्टर रिसर्च. तो ये इसके पार्ट है भाई. ठीक है, लेकिन शेयरिंग और प्रोटेक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो किस में आता है भाई, है किस में आता है बताओ. ये तुम्हारा रेगुलेटरी अथॉरिटी में आ जाएगा. ठीक है, पहला अपन साइंटिफिक पढ़ा, एथिक्स पढ़ा, रेगुलेटरी पढ़ा, तो रेगुलेटरी में अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का देखते हैं. तो होता है इशू रिगार्डिंग शिपमेंट. देखो, शिपमेंट सैंपल की बात आ गई, ट्रांसफर डाटा की बात आ गई, तो ये तुम्हारा रेगुलरिटी रिव्यू. समझ भाई, रेगुलरिटी रिव्यू में अपन क्या देखते हैं, कुछ तो दिक्कत है पेन में, तो इसमें क्या देखते हैं अपन, इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफर एंड फंडिंग यूटिलाइजेशन. तुमने कितना फंडिंग लिया है रिसर्च के लिए, यूटिलाइजेशन कहाँ कैसे हुआ है ना. ट्रांसफर डाटा आउटकम, कंट्री और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सभी रेगुलरिटी रिव्यू के. ये याद रखना, ये हमेशा क्वेश्चंस आते हैं इसमें. आपके तीनों जो कमेटी हैं उनके ये एक एक दो दो लाइनें हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं उनको याद रखना. अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि एनी रिसर्च इज अ प्रोसेस contain multiple component and any each and every component is process a critical important. जिसमें क्या, जैसे कलेक्ट सिस्टमेटिकली सिस्टमेटिकली. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आप जो प्रोसेस हेल्थ रिसर्च में एक डाटा कलेक्शन होता है, तो डाटा कलेक्शन के लिए सबसे पहले एक प्रोसेस है. प्रोसेस में क्या है, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सिस्टमेटिकली डाटा कलेक्ट होना चाहिए. तो डाटा कलेक्शन सिस्टमेटिकली जब करोगे तो डाटा की क्वालिटी अच्छी आएगी. तो डाटा की हाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको सिस्टमेटिकली चीज़ों को प्रोग्राम करना है, तो वो प्रोसेस यूज होती है. ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस एंड डाटा टू बी हाई क्वालिटी. डाटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करोगे, कैसे करोगे, अप्रोप्रिएट डिजाइन क्या है उनका, तो ये तुम्हारा सिस्टमेटिकली होना चाहिए. जब तुम्हारा डाटा अच्छा आएगा तो उसमें तुम अच्छे से उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पाओगे. जब कंक्लूजन आएगा तभी तो उसके ऊपर डिसीजन ले पाओगे कि भाई ये डिसीजन, ये रिजल्ट आया तो इसका ये कंक्लूजन निकला, तब आप ये डिसीजन लोगे कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है.
ठीक है। इफ द डाटा क्वालिटी इज गुड, we draw meaningful conclusion. Based on then we take a appropriate decision, take appropriate action for the prevention and control disease conduction evidence based action. Once appropriate decision are made, a policy planner program manner country decide whether it's the right time to take a separate learning from the research and appropriate action which can be employed individual level या मिस लेवल, ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे. दिस शुड हेल्प इन रिडक्शन ऑफ सफरिंग, अल्टीमेटली इम्प्रूव हेल्थ और कम्युनिटी के लिए. स्टडी वेरिएबल इन हेल्थ रिसर्च. अब अपन इसमें कुछ वेरिएबल्स पढ़ेंगे, ठीक है. हालांकि ये आप आगे डिटेल में काफ़ी डिटेल में पढ़े जाएंगे कि वेरिएबल्स के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और जितना बेसिक थोड़ा ओवरव्यू मिले, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिटेल में रहती हैं, तो हालांकि कुछ चीज़ें हो सकता है ना समझ में आए आपको, लेकिन अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन से हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप दूसरे ब्रांच से हो तो शायद थोड़ा बहुत कम आए, लेकिन लगभग सबको आ ही जाएगा, ठीक है. तो अपन इसमें स्टडी वेरिएबल्स के बारे में देखें. व्हेन वी टॉक अबाउट kind of information that we collect in research, it can have wide range, जैसे depth as well, could multiple angle which require to collect. जो स्टडी वेरिएबल्स होते हैं उनको कलेक्ट करेंगे, जो डाटा में जैसे ज़रूरत होती है, ह्यूमन की ज़रूरत है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, अलग अलग लेवल पे जो चीज़ें अपन को ज़रूरत होती हैं रिसर्च में, वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है. इसको और अपन डिटेल में काफ़ी पढ़ेंगे तो अपन को समझ में आएगा. ह्यूमनस में क्या, जैसे पहले क्या हेल्दी लोग हैं, ठीक है, फिर वही उनमें संभावना है कि डिसीज होने की, फिर वही डिसीज हो गई है, तो फिर उसके बाद डेथ हो गई. तो ये अलग अलग स्टेज पे अपन इनको देखते हैं. वी हैव टू फिगर आउट वी हाउ वी कैन गेट रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ द होस्ट. अब सराउंडिंग इन्वायरमेंटल के बारे में देखते हैं, सोसाइटी के बारे में देखते हैं, क्लाइमेट क्या है, क्या क्या फैक्टर है, हाउसिंग कैसा है, वेक्टर्स, एनिमल, है ना. तो वहाँ के स्ट्रक्चर से वो काफ़ी चीज़ें पता चलता है कि भाई ये डिसीज, ये बीमारियाँ हो रही है कि नहीं हो रही हैं, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल कल्चर कैसा है, ये सब चीज़ें वहाँ से पता चलता है, ठीक है. तो मल्टीपल फैक्टरल ओरिजिन, इन्वायरमेंट और सोसाइटी प्लान द सिग्निफिकेंट रोल्स इन ऑकरेंस ऑफ डिसीज. हेल्थ केयर स्ट्रक्चर कैसा है भाई, पीएचसी सीएचसी जो बने होते हैं कितनी दूर है, तो जिसके पास है सर्विस तो वो अच्छे से हेल्थ सर्विस ले पाएगा, जिनके पास दूर है तो वो नहीं है, तो अनयूजली हाई इन नेचर, कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ रेट, ये सब चीज़ें इन चीज़ों से अफेक्ट होती हैं. भाई जितनी अच्छी सर्विस उतना अच्छा सॉल्यूशन निकल के आएगा. अब इसमें स्कोप देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ रिसर्च. ये लाइन याद रखना भाई, ये ओके. एस्टिमेट, देखो, एस्टिमेशन ऑफ हेल्थ, जो डिसीज है, डिसीज बर्डन इन अ पॉपुलेशन, और एस्टिमेट करना कि डिसीज का बर्डन कितना है पॉपुलेशन में, डिसीज का प्रोग्रेस कितना कैसा है पेशेंट, ठीक है, और उनमें क्या नई इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये अपन उसमें चेक करेंगे. तो ये कुछ एग्जांपल दे दिए हैं नई इन्फॉर्मेशन के लिए. अब इसमें क्या होता है, वेरीफाई द, फिर उसके बाद जो आ गया है उसको डाटा को वेरीफाई करना, कंफर्म करना, अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है. इसके अलावा फिर क्या, फाइंड आउट द कॉज और अफेक्ट, क्या इसी कारण से ये बीमारी हुई है, कॉज क्या है और अफेक्ट क्या है, ठीक है, इनका रिलेशनशिप, आउटकम देखना और अफेक्ट देखना, ये सब चीज़ें चेक करना, ठीक है. न्यू ड्रग, वैक्सीन, टूल्स, इंटरवेंशन और प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, कंट्रोल ऑफ डिसीज, ये एक ऑब्जेक्टिव स्कोप हेल्थ रिसर्च है. तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है. ये समझ में आ रहा है. इवोल्यूटिंग ऑनगोइंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहा है उनको समझना, उनमें क्या फिजिबिलिटी है ऑफ न्यू प्रोग्राम, फिर उसके बाद क्या आप उन्हें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो यही है. और इसमें अपन समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बीसीबीआर एग्जाम में,
तो आप जब पढ़ के जाओगे और जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो क्या क्या याद रखना है क्या क्या नहीं रखना है तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। हेल्थ रिसर्च यूजली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो इसमें देखो तुम्हारा आ गया एस्टिमेट डिसीज बर्डन क्या है, समझ में आ गई, प्रिवेंशन कॉमन डिसीज कम्युनिटी लेवल पर, इवेल्युएट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम क्या है, ये सारे पॉइंट अभी अपन ने पढ़े हैं, तो पॉइंट याद रखना, ऑल ओवर आ गया। ठीक है। अब जैसे कोविड-19 है, ठीक है, तो कोविड-19 में अपन चेक कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी बर्थ वेट क्या रिलेशन है, तो इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है, एविडेंस नहीं है तो क्या ये नई चीज है, तो अपन ने अभी पढ़ा था नई, गेटिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, कहाँ गया पॉइंट, ये पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था, तो ऐसा, और कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एरिया कैन इंक्लूडिंग हेल्थ रिसर्च, तो इम्प्रूव हेल्थ of the population, predicting progression of disease in patient, prevention various disease, various society, community program, ये सभी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो ही जाती है। ठीक है। मेकिंग द राइट चॉइस स्टडी डिजाइन, अब देखो कुछ स्टडी डिजाइन होते हैं, ये पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो इनको समझना, जैसे क्वांटिटेटिव स्टडी और क्वालिटेटिव स्टडी है, तो इनको समझना है तुम्हें। ठीक है। तो अब जैसे अपने अब देखते हैं इसमें क्वालिटेटिव स्टडीज़ और क्वांटिटेटिव स्टडीज़, तो जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं जैसे इमोशन एक्सपीरियंस और ओपिनियन जैसे सब्जेक्ट्स चीज़ों पर ध्यान देती है, जबकि जैसे क्वांटिटेटिव स्टडी होती है वो नंबर्स मेजरेबल फैक्ट पर बेस्ड होती है। तो इन चीज़ों को अपन थोड़ा सा आगे और डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा अपन समझ लेते हैं। क्वालिटेटिव स्टडी रिक्वायर पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू, ठीक है, डिस्कशन, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, फोकस ग्रुप, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशनल, कौन सी स्टडी है जी, ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, इट मोस्टली ऑब्जर्वेशनल इन नेचर, क्या नेचर है इसका, ऑब्जर्वेशनल नेचर है, ओपन एंडेड, ओपन क्लोज, ये अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव स्टडी आर मोस्टली बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल क्वेश्चनर्स रहते हैं, जिसमें अपन पेशेंट से क्वेश्चनर्स बनाते हैं और फिर उनसे डाटा लेते हैं, तो उस क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग अपन उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या था, पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू चल रहा था, इसमें क्वेश्चनर्स आ गए, विच ऑफ द प्रीवियस थॉट द ऑफ एंड ओनली क्वेश्चंस वेरी स्पेसिफाइड आंसर बट अवेलेबल, choose emotional employee इन स्टडी। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। इन्वेस्टिगेटर डू नॉट चेंज इन्वायरमेंट, देखो ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल ऐसा होता है, जैसे ऑब्जर्वेशनल है कि तुम भाई रिसर्च कर रहे हो, कोई डायबिटीज कोई बीपी की दवाई ले रहा है, तो तुम उसमें ऐसा नहीं कर रहे कि भाई ये दवाई लो ये दवाई मत लो, कुछ नहीं, वो पहले से दवाई ले रहा है, आप गए आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया है कि ये पेशेंट का ये वजन ये एज ये जेंडर ये ऐसा 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 है और ये दवाई ले रहा है, उसके आधार पर आप एक इंटरप्रिटेशन निकालते, वो आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया, तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी वो है आपने उसको कहा कि भाई ये दवाई लेनी है इतने टाइम लेनी है, आपको दवाई लेनी है आपको नहीं लेनी है, आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ठीक है। इन्वेस्टिगेटर डू नॉट चेंज इन्वायरमेंट इन विच, investigator do not change the environment in which they study, ठीक है, participant are living, epidemiological term observational study are those भी है। इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या है, पार्टिसिपेंट एक्सपोजर सम टू सम काइंड ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द स्टडी। ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव होती है जो अपन पहले जो, जैसे केस कंट्रोल स्टडी है, क्या होता है एक समय में आपने केस और कंट्रोल लिए और उसके बाद आप उनके पास्ट में गए उनसे डाटा कलेक्ट किया, तो वो बैक में जा रहे हैं, तो रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव होता है जो भविष्य में जाते हैं, जैसे कोहॉर्ट स्टडी होती है, तो उसमें क्या होता है, आज आपने एक कोहॉर्ट चुना है, पॉपुलेशन चुनी है, उस पर आप स्टडी करते हैं, समय के साथ आगे जाते हैं। तो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन आउट का भी आर ट्राइंग टू स्टडी ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव स्टडी में क्या होता है,
ओनली स्टार्ट स्टडी पीपल हु आर द रिस्क और ससेप्टेबल, या तो ये उनको रिस्क है या ससेप्टेबल है कि भाई इनमें ये परेशानी हो सकती है पर्टिकुलर डिसीज के बारे में। कॉम्पिटेड कंपेयर्ड आर्म टू कंट्रोल केस ऑन कंट्रोल, इसमें क्या था कंट्रोल ग्रुप द कंपेरिजन ग्रुप्स फॉलो द टू ग्रुप, find out how many people in either the disease two group develop particular disease which they were free of beginning of the study, outcome happen in future, it called prospective study। ठीक है, तो नॉट टाइप ऑफ द स्टडी डिजाइन, अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने क्वालिटेटिव पढ़ा, ऑब्जर्वेशन पढ़ा, रेट्रोस्पेक्टिव पढ़ा, ये ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा। ट्रांसलेशन नॉट स्टडी, वो अपन देखेंगे भाई ट्रांसलेशन किस पार्ट में आता है तुम्हारा, ये है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये किस चीज में है तुम्हारा, ये तुम्हारा डायमेंशन। ठीक है, ये डायमेंशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट टाइप ऑफ द स्टडी डिजाइन, कौन सा स्टडी है उसमें क्वालिटेटिव, ऑब्जर्वेशनल, रेट्रोस्पेक्टिव सभी डिजाइन है। पायलट स्टडी, पायलट स्टडी एक क्या होती है, ये एक जब कोई स्टडी शुरू करते हैं तो उससे पहले मान के चलो तुमने क्वेश्चनर्स लिए हैं और क्वेश्चनर्स को तुम्हें वैलिड करना है कि भाई ये क्वेश्चन सही है गलत नहीं है, तो एक आपने कुछ पॉपुलेशन पे टेस्ट करते हैं। प्री टेस्ट का मतलब होता है कि उसको वैलिड करने मतलब टेस्ट करने के लिए कि भाई ये क्वेश्चनर सही भी है या नहीं है, तो उसको एक पायलट स्टडी बोलते हैं। हालांकि इस स्टडी की पॉपुलेशन को आप उसमें रिसर्च में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हाँ इसको आप डिटेल में आगे और पढ़ोगे। ठीक है, सम क्रिटिकल कंसिडरेशन प्लानिंग फेज होती है, जैसे प्लानिंग इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज इन रिसर्च, याद रखना भाई। कंसिडरेशन हैव टू कीप द माइंड in mind during the planning stage. There should be adequate justification conduct research study, as research involve investment in term of money, time, मैन पावर। समझ रहे हो, तो तुम्हें प्लानिंग फेज में पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च में कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लगेंगे, तो ये आपको एक क्लियर फोकस रिसर्च क्वेश्चंस आपके होना चाहिए। स्टैंडर्ड और unambiguous case definition definite study variable and outcome। ठीक है, एग्जाम्पल के देखते हैं, इफ यू आर लुकिंग कैंसर cervix when what we call a carcinoma institute, what we call as an invasive cancer has to be know and very everybody who involve a particular research। ठीक है, और देखो सैंपल्स क्या है, सैंपल साइज क्या है, इसको देखो हर चीज इसमें बेसिक बेसिक है, आगे इन चीजों को डिटेल पढ़ेंगे तो इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा इसको देख रहे हैं। ठीक है, सैंपल्स वुड बी qualitatively representative of the population in which study being the conduct। एक्सटर्नल वैलिडेशन, जर्नलाइजेशन, ये सब याद रखना भाई। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, जर्नलाइजेबिलिटी क्या होता है, ये इसके टाइप रहते हैं। जैसे एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी भी होता है, जर्नलाइजेबिलिटी भी होता है, तो ये याद रखना, ये सैंपल में यूज होता है। ठीक है, in sample term it means that if we are able to just generalize the finding of out study which are based on the particular sample adequately comfortably whole population which of the sample was drawn। समझ भाई, sample size should be adequate, समझ भाई, enable enough power of the draw meaningful interface, ये याद रखना भाई, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। adequate sample size is a prerequisite for the implementation research, which of the following not a component of the research study। कैलकुलेशन करना सैंपल साइज का, क्या हो गया, डेवलपमेंट स्टडी टूल्स जरूरी है, फ्रेमिंग करना। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन के लिए सेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट साइंटिफिक कमेटी, ये नहीं है भाई। ठीक है, ये तो शुरुआत में ही हो जाता है। नॉट क्लियर कंसिडरेशन प्लानिंग द फेज, तुम्हारा क्या है भाई, एडुकेट जस्टिफिकेशन, सही बात है। क्लियर फोकस रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, सही बात है।
स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन होना चाहिए। तो वो फाइनेंस अपन जो रिसर्च कर रहे हैं फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, कि पैसे कमाने के लिए अपन रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल गेन के नहीं, वो तो एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिसर्च, एडुकेट सैंपल साइज प्री रिक्वाइट। ये लाइन याद रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये आती हैं। सैंपल है, सैंपल साइज लेते हैं, शुड रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन, एक्सटर्नल वैलिडिटी, जनरलाइजेबिलिटी आया, शुड बी एडुकेट, पावर टू इम्प्लीमेंट इनकरेंस। तो ये आंसर आपको सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग डिफाइनिंग इंक्लूजन। तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होते हैं, इसको आप जब सिनॉप्सिस प्रेजेंट करते हो तो आपसे पूछते हैं आपकी इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, मतलब आप किस सैंपल को आप इंक्लूड करोगे और किसको आप एक्सक्लूड करोगे। तो ये वेरी स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है भाई, इस एज से पेशेंट को आप इंक्लूड करोगे, इस पेज के एज से ज़्यादा के लोगों को आप नहीं लोगे तो एक्सक्लूड में हो गया। तो इस तरीके से आपकी कैटेगरी डिसाइड होती है कि इंक्लूड क्या है और एक्सक्लूड क्या है, तो आप उससे डिसाइड करते हो कि भाई ये आपके पेशेंट लेने हैं और ये पेशेंट नहीं लेने हैं। कुछ एरर होते हैं देखो, रिसर्च कैन नेवर बी फ्री ऑफ एरर। भाई रिसर्च में एरर फ्री तो हो ही नहीं सकता, एरर को कम किया जा सकता है, और वो अलग अलग एरर होते हैं, उस आधार पर अपन डिसाइड करते हैं कि उस टाइप के एरर को कैसे कम कर सकते हो। तो एरर तो होगा ही रिसर्च में, लेकिन उसको कम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो अपन अभी देखते हैं। बट एरर भी प्रिडिक्ट, मतलब आप पता कर सकते हो भाई यहाँ इस टाइप के एरर आ सकते हो, जो एरर आएंगे उनको मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये कुछ एरर के टाइप है भाई, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। रैंडम एरर, बाई चांस, ठीक है। सिस्टमिक सिस्टमेटिक जो एरर आते हैं वो बाय वाइस, ठीक है। तो रैंडम एरर रिप्रेजेंटिंग द रॉन्ग रिजल्ट ड्यू टू चांस, अननोन सोर्स से हो सकते हैं, याद रखना। ऑफ नेचुरल वेरिएशन दैट कैन डिस्टॉर्ट फाइंडिंग इधर द डायरेक्शन। इसके बाद पढ़ते हैं रैंडम एरर कैन यू मिनिमाइज, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एरर को जब भी सैंपल साइज को इंक्रीज करोगे तो एरर तो कम होता ही है, ठीक है। तो किसी टाइप का एरर हो, सैंपल साइज इंक्रीज कर दो तो एरर कम होगा ही। इंक्रीजिंग सैंपल साइज रिड्यूस इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन और प्रोसीजन, ये पढ़ना प्रोसीजन क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। इंक्रीज प्रोसीजन, तो ये भी टाइप्स होते हैं, काफ़ी आगे डिटेल में चैप्टर दिए हैं, लेकिन अभी अपन नहीं हम पढ़ रहे इसको। तो अगर ये इंक्रीज करो, ये इंक्रीज करो तो रैंडम एरर कम होता है। उस पे जो सिस्टमेटिक जो एरर है उसको कम करने के लिए क्या करना है कि मोस्टली ड्यू टू वेरिएशन दैट वुड इज डिस्टॉर्ट रिजल्ट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। कैन यू मिनिमाइज बाय द स्टडी डिजाइन, सिस्टमिक एरर को कम कैसे कर सकते हो भाई, स्टडी डिजाइन को इम्प्रूव करो। तो आप कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई स्टडी डिजाइन में अगर कमी है तो कौन सा एरर आएगा, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। क्योंकि सिस्टमेटिक जो एरर आता ही तब है जब स्टडी में वीकनेस होती है, तो स्टडी डिजाइन में वीकनेस होती है, सॉरी। तो इम्प्रूव स्टडी डिजाइन, डिजाइन इम्प्रूव करोगे तो सिस्टमेटिक जो एरर होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसमें है क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग एरर इज नॉट करेक्ट बताना है। तो रैंडम एरर ड्यू टू बाय चांस, सिस्टमिक एरर ड्यू टू बायस, रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ डिजाइन। हेल्थ डिजाइन से स्टडी डिजाइन, सॉरी। तो स्टडी डिजाइन से क्या सिस्टमिक एरर को कम करते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग अगर स्टडी डिजाइन करते हैं तो सिस्टमिक एरर को, क्योंकि बायस डिस्ट्रॉयड बाय द रिजल्ट इन डायरेक्शन, चलो ठीक है। इसके अलावा डज इंक्रीज द सैंपल साइज हैव अपॉन द रैंडम एरर, इट रिड्यूस रैंडम एरर, ठीक है। सैंपल साइज इंक्रीज करने से ये होता है। दूसरा था एनी सिस्टमिक एरर, देखो सिस्टमिक एरर बायस, समझ रही बात। तो वो एग्जैक्ट याद होना चाहिए, स्लाइड इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। चैलेंज इन डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च स्टडीज ए सिनेरियो, देखो इसमें अपन पढ़ते हैं कन्फाउंडर और
अफेक्ट मॉडिफायर। तो सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे कि प्लान एस्टिमेट द प्रिवलेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज अमॉन्ग अडल्ट स्मोकर नॉन स्मोकर। ठीक है, सीवीडी जैसे और हाइपरटेंशन कंपाउंडेशंस रिस्पेक्टिव ऑफ स्मोकिंग हैबिट। देखो देखो नॉन स्मोकर में भी सीवीडी हो सकता है, स्मोकर में भी सीवीडी हो सकता है, स्मोकर हो नॉन स्मोकर हो दोनों में हो सकता है। लेकिन अगर हाइपरटेंशन का देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, और हाइपरटेंशन से भी हो सकता है। तो ये अपने आप में भी एक फैक्टर होता है, यही एक कॉन्फाउंडर है। ठीक है, समझ में आया? जैसे स्मोकर में भी हो सकता है, नॉन स्मोकर से भी हो सकता है सीवीडी। अब उन्होंने कहा हाइपरटेंशन भी इंक्लूड कर दिया, ये कन्फर्म। तो ये अपने आप में भी एक फैक्टर है जिससे कि सीवीडी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, और ये इससे भी हो सकता है। मतलब ये और ये हाइपरटेंशन एडल्ट स्मोकर है तब भी हो सकता है, हाइपरटेंशन नॉन स्मोकर है तब भी हो सकता है, हाइपरटेंशन वाला है तब भी हो सकता है। ठीक है, तो कन्फाउंडर इज एक्सट्रेनियस फैक्टर दैट इंडिपेंडेंटली अफेक्ट, मतलब अपने आप में भी एक अफेक्ट वाला कारण है ये। अफेक्ट बोथ स्टडी वेरिएबल्स एज वेल आउटकम, यानी स्टडी आउटकम को अफेक्ट करता है। ठीक है, वेरिएबल्स आउटकम। तो associated with the exposure but not intermediate steps, ये लाइन याद रखना। कॉज पाथवे बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। तो कन्फर्म को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब उनको? प्रॉपर स्टडी डिजाइन को इम्प्रूवमेंट करो तो कंफाउंडर कम होता है। दूसरा, स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस करोगे तो कंफाउंडर कम होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। एक होता है अफेक्ट मॉडिफायर। अफेक्ट मॉडिफायर, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी कंसिडर्ड एज अ अफेक्ट मॉडिफायर। कैसे? एसोसिएशन बिटवीन ओबेसिटी और सीएसडी, वेरिएशन अफेक्ट द लोअर मिडिल हायर। मतलब ये अपने आप में तो है ही, लेकिन एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटी के कारण भी अलग अलग फैक्टर से अलग अलग क्या था यहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी कंसिडर्ड एज अ अफेक्ट मॉडिफायर। अब यहाँ पे आते हैं, एक ही रिस्क फैक्टर अलग परिस्थितियों में अलग अफेक्ट दिखा सकता है, इसीलिए अफेक्ट मॉडिफायर पहले से पहचानना जरूरी है। समझे? समझे। Affect modifier is an exposure variable that the differently modify the observed effect of a risk factor on outcome, either the positivity negatively. ठीक है, can alter journal negatively, relationship between the study variable and outcome via the independent affecting outcome। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, लिटरेचर रिव्यू is the best source information on affect modifier. Literature review is the best source of information on affect modifier. Will explore cause, effect, relationship, study, research। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन देख लो, कंपाउंडर के बारे में बताया उन्होंने, बोथ वेरिएबल्स एज वेल आउटकम। ठीक है, दे अफेक्ट बोथ। मिनिमाइज कैसे कर सकते हो भाई? एक स्टडी डिजाइन, एक स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस। बेस्ट सोर्स इंफॉर्मेशन अफेक्ट मॉडिफायर क्या है? लिटरेचर रिव्यू, थ्रो रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अफेक्ट मॉडिफायर, ये एक उन्होंने एग्जांपल दे दिया। तो क्या है कि इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग चल रही थी, तो उन्होंने नई ड्रग जो न्यू एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पहले से चल रही थी, जो न्यू ड्रग है उसके जो अफेक्ट को बदला है, इसीलिए ये अफेक्ट मॉडिफायर हो गया। ठीक है, पायलट स्टडी तो मैंने पहले बताया था, ये स्मॉल स्केल स्टडी है, डेवलपिंग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एडिक्वेंसी ऑफ द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के रूप में
Establish whether the sampling the frame और टेक्निक अफेक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्टडी पार्टिसिपेंट इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रिक्रूटमेंट टारगेट स्ट्रेटेजी डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट टूल्स स्टैटिकल एनालिसिस, ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये आगे डिटेल में अपन इनको पढ़ेंगे। फोकस किस पे करना है भाई, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में, हेल्थ पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट ऑकर्स ऑफ डिसीज इंडिविजुअल वेरियस डिसीज प्रिवेंटेड, ठीक है। इसके बाद था हाउ कैन वी अफेक्टिवली क्योर डिसीज रिड्यूस मोर्बिडिटी मोर्टलिटी वेरियस कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्रामेटिक इन्फेक्शन डिसीज प्रोग्रामेटिक कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें आता है हेल्थ रिसर्च एम टू फाइंडिंग द आंसरिंग द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बेस। इंडिविजुअल बेस पर अपन क्या देखना है, प्रमोट करना है, क्या करना है, हेल्थ बिहेवियर, और क्या करना है, प्रिवेंशन इंडिविजुअल लेवल, अर्ली डायग्नोसिस हो सके, एडुकेट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, ये एक इंडिविजुअल लेवल पर अपना हो गया। दूसरा आता है कम्युनिटी लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर क्या करना है तुम्हें, इम्प्रूव कम्युनिटी बिहेवियर प्रैक्टिस प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम सपोर्ट अफेक्टेबल, चलो ठीक, ये तुम्हारा हो गया। स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट इन केस पायलट स्टडी, ethical committee approve main study only after successful pilots, ये सही नहीं है भाई। ये कब कर, देखो ये एक टेस्टिंग है, ठीक है। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन जो यूज करते हैं, जैसे अपन क्वेश्चनर लिए तो उनको पता करने के लिए क्वेश्चनर सही है या नहीं है, या इनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो वो सही अपनी स्टडी के लिए वैलिडेट है कि नहीं, तो उसके लिए अपन एक स्टडी करते हैं, पायलट स्टडी। मान के चलो तुमने जो केस लिए सैंपल साइज लिया उसको 10% पे तुमने स्टडी की कि भाई ये 10% पॉपुलेशन ली और उस पर तुमने स्टडी करी कि ऐसा ऐसा है, तो देखते हैं, उस आधार पे इसमें पता चल जाता है। ये स्मॉल स्केल स्टडी है, ठीक है। बाकी टेक्निक अफेक्टिव सैम्पलिफाइंग, ये तो है ही। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद क्या है, और भी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो फील्ड ट्रायल, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, पॉलिसी मेकर want to whether the introduction prevalent vaccine program resulting reduced number of the hemophilus influenza conducting the find new answer field trial, समझे। the policy maker want to know whether the introduction of a new rotavirus vaccine in the national immunization program is resulting in reduction of morbidity mortality from the various disease, which of the following studies have the conducted find the answer, that is फील्ड रैंडमाइज्ड ट्रायल। अभी ये वाले जो कुछ क्वेश्चन है जो आपको शायद समझ में ना आ रहे हो, लेकिन आगे जब उनको पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे समझ में आने लगे। बेसिक बेसिक है, तो इसमें क्या है, हर टॉपिक से कुछ थोड़ा 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 लिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हालांकि स्लाइड को बहुत कम कर सकते थे, पर मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके एक आइडिया हो जाएगा। अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी स्लाइड ऐसी ली है जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया टॉपिक फर्स्ट, आगे और भी कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन ठीक है। जब पूरे 25 वीडियो कवर हो जाएंगे उसके बाद एक 3-4 घंटे का कोर्स क्रैश वीडियोस बना देंगे जिसमें समराइज करके, जिससे कि आप अगर BCBR का अगर वो वीडियो आपने देख ली तो जस्ट पास हो जाओ, ऐसा करके, ठीक है। बाकी ये इसलिए कि वो थोड़ा सा डिटेल में रहे तो उससे आइडिया रहता है, जानना रहता है, क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम पास करना नहीं है, अब उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना पर्पस होता है, ठीक है। चलो कुछ कमियाँ हो तो बताना, और बाकी आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें, और वीडियो बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।